हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे मेरे यूपी बोर्ड के जाने माने प्यारे बच्चों। चलिए, आज हम लोग लेकर आए हैं, आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए हो कि आज कौन सा कंपाइल आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो यूनिट 1 का यानी कि रिप्रोडक्शन प्रजनन तंत्र का आपका पूरा कंपाइल यानी कि तीनों चैप्टर का आपका हो गया। पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और स्वास्थ्य जनन, तीनों चैप्टर का कंबाइंड एमसीक्यू यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमसीपी मोहब्बत बाई एमसीपी मोहब्बत प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगी। तो इस क्लास को जुड़ना मत भूलिए। एक क्लास आपके लिए 23 फरवरी यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम फाइनल बायोलॉजी का होगा 23 फरवरी 12th क्लास का। उसके लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क्स को इंक्रीज करना है तो क्लास को क्या करना है, क्लास को डोंट मिस कीजिए, स्किप थोड़ी सी भी मत कीजिए, क्लास को कंटिन्यूटी के साथ रहिए। कहा जाता है चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, ए मेरे दोस्त चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था? जो बचेगा वो इतिहास कैसे रचेगा? इतिहास रचना है तो किसी काम से बचना नहीं है, हम लोग को उस काम में क्या करना है, एलिब्रेट होना है। तो चलिए आज की क्लास को क्या करता हूँ, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे ताकि आपका मन भी उदास ना हो, टाइम भी हम लोग का क्या चल जाए, पढ़ाई भी हो जाए। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जाने वाले क्लास 12th बायोलॉजी कंप्लीट यूनिट 1 एमसीक्यू फॉर यूपी बोर्ड रिप्रोडक्शन प्रजनन यानी कि यूनिट 1, इससे आपका 14 मार्क्स पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। कितना मार्क्स? तो 14 मार्क्स के 14 मार्क्स का जो इसमें 4 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पूरे ऑल ओवर चैप्टर 13 चैप्टर से, तो उसमें से आपका यूनिट 1 का मैं लिया हूं, इनमें से एक दो प्रश्न आपके जरूर आ जाएंगे 23 फरवरी यानी कि 23 फरवरी यूपी बोर्ड फाइनल 12th एग्जाम के। तो आप लोग क्लास को डोंट मिस कीजिए, स्किप थोड़ी सी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक बेल आइकन क्या हो, नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप प्लेटफॉर्म का क्या है ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए। चलिए तो आज के क्लास के कल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलिए हम लोग अपने कल को क्या करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन है, इसको पूरी बारीकी तरीका से हम लोग देखने वाले हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है, तल को कुछ बातें कर लेते हैं। 23 फरवरी ऐसे एग्जाम में जाना ना है, एग्जाम में डरना नहीं है, वहां पे आपको डराने के लिए चीता या तो बिल्ड चीता लाइन नहीं है, वहां पे आपको भव्य स्वागत करने वाले आपसे सीनियर लोग, टीचर लोग हैं, महोदय हैं, महोदया हैं, आप लोग को डराने के लिए नहीं है, बल्कि आप लोग को रिस्पेक्ट से एग्जाम केयरफुली से करवाने के लिए रहते हैं। तो एग्जाम बोर्ड में डरना नहीं, ऐसा एंट्री लेना है विद्यालय या तो कॉलेज में कि सामने वाला देख के डर जाए। हम क्यों डरे, हम तो आए हैं अपने क्या लक्ष्य के करने की ओर। डरना तो उसको चाहिए कि कैसे आया है, किस तरीके से तैयारी से आया है, कि हम लोगों को कैसे कॉपी जांच के हमसे अंडर अपर स्टैंडर्ड के क्या है, तो उस का डरना चाहिए। हम लोग क्या डरेंगे, तो डरना नहीं है, दूसरे को डरा देना है। चलिए तो हम लोग आज के क्वेश्चन को क्या करते हैं, आज के सेशन को हम लोग पूरी बारीकी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन एमसीक्यू टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूपी बोर्ड के लिए, कंप्लीट यूनिट 1 ऑफ टॉप 50 एमसीक्यू यूपी बोर्ड के लिए, तो हम लोग ये सब देखने वाले हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और सब क्वेश्चन को एलोबरेट करते चलेंगे, जो हमें लगे कि ना एलोबरेट करने की क्या है जरूरी है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि पहला क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। जीवन काल क्या, लाइफ स्पैन का अर्थ क्या होता है? लाइफ स्पैन मैं आपको बताए थे, उसी का अर्थ आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो जल्दी से आप लोग बताइए
कि जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन का अर्थ क्या होता है। क्या जन्म से लेकर प्रजनन तक होता है? अगर होता है तो बोलिए यस। जन्म से लेकर प्रजनन तक, जन्म से मृत्यु तक, प्रजनन से मृत्यु तक, वृद्धि से वृद्धि काल तक। अब देखिए पहला ऑप्शन को हम एलिब्रेट करते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन कहने का मतलब होता है पूरी जिंदगी जीना। क्या? पूरा जीवन काल। जैसे देखिए एक मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, तो मनुष्य का जीवन काल अगर औसत हम निकाले लाइफ स्पैन तो 65 से 75 वर्ष एवरेज हम लोग क्या करते हैं लेकर चलते हैं। तो इसी में हम लोग का क्या होता है, जन्म भी होता है, वृद्धि भी होता है पोषण ग्रहण के बावजूद, उसके बाद क्या होता है उत्सर्जन भी करते हैं, उपचय की क्रिया करते हैं, फिर प्रजनन भी करते हैं, प्रजनन के बाद फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा के बाद फिर मृत्यु आता है। तो प्रकृति मृत्यु, क्या प्रकृति मृत्यु को लाइफ स्पैन कहा जाता है। क्या लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो जन्म से लेकर प्रजनन तक क्या हम लोग जन्म लिए और अपने जनसंख्या को बढ़ाएं उसके बाद हम लोग समाप्त हो जाते हैं? नहीं जी, हम लोग रहते हैं ना, तो इसे हम लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे। दूसरा देखिए क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक ए हो सकता है, प्रजनन से मृत्यु तक ए नहीं हो सकता है जी। क्या वृद्धि काल यानी कि नहीं, तो कौन हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन? तो हम लोग का राइट ऑप्शन इज द बी, इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्या कहते हैं लाइफ स्पैन कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, काली किसमें होता है? काली बर्डिंग किसमें निकलता है, यानी कि उसके अग्रभाग से क्या निकल जाता है कली, छोटे छोटे कली निकल जाता है। तो किसमें निकलता है? अमीबा में निकलता है जी? नहीं, जिसमें विखंडन की क्रिया होता है। ईस्ट में हो सकता है जी, एस्पाइरोगायरा में नहीं होगा जी, प्लानेरिया में नहीं होगा जी। तो किसमें हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जोर शोर जुनून के साथ। क्लास को थोड़े से मिस किए तो आप लोग फाइनल मार्क्स से मिस कर जाएंगे। तो क्लास को डोंट मिस कीजिए, स्किप तो कम करवे मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी आपके ऊपर उम्मीदें हैं। तो आप लोग उम्मीद बनाकर थोड़ी सी कंटिन्यूटी करके रखिए, हो बहु यहीं से यूपी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप लोग केवल ट्रस्ट रखिए, क्योंकि इस दुनिया में वर्ल्ड में ट्रस्ट से बड़ा कोई चीज नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विखंडन, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। बताइए आप लोग फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए कि फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है। जल्दी से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से फटाफट इस सेशन को क्या कीजिए आप लोग तो शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या इंटरव्यूड हो, ताकि हम लोगों का क्या हो, हम लोग को मजा भी लेने में आसान हो और हम लोग क्या करें अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकें। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, जो जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा। विखंडन फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? विखंडन पाया जाता है, किस में पाया जाता है विखंडन? विखंडन किस में पाया जाता है जल्दी से बताइए। विखंडन हाइड्रा में जे, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। अमीबा में विखंडन पाया, एक मिनट सॉरी, विखंडन फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? तो अमीबा में भी नहीं पाता, ईस्ट में भी नहीं पाता है। तो हम लोग का किस में पाया जाता है? तो एस्पाइरोगायरा में पाया जाता है। क्या एस्पाइरोगायरा में हम लोग का कौन सा पाया जाता है? तो विखंडन की क्रिया होती है किसमें? तो विखंडन की क्रिया किसमें होती है? एस्पाइरोगायरा में। अब हम लोग को चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन का उदाहरण है द्विखंडन। बाइनरी फिजन यानी कि कोई पूर्वज जो शरीर होता है वो दो भागों में बट जाता है, तो कौन सा भाग को किसको कहते हैं? किसमें एक क्रिया संपन्न होती है, यानी कि जीवों में जनन होता है। तो आप बताइए प्लाज्मोडियम में होता है? नहीं जी। हाइड्रा में होता है? नहीं जी। एस्ट में होता है? नहीं जी। तो किसमें होगा? तो हम लोग को राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जोश और जुनून के साथ। चलिए बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन होता है, बताइए किसमें होता है? मल्टीपल फ्यूजन होता है। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त, बहुखंडन होता है। बताइए मेरे प्यारे जानेमान,
बहुखंडन होता है मल्टीपल फ्यूजन। अमीबा में होता है जी? नहीं जी, अमीबा में कभी नहीं होता मल्टीपल फ्यूजन, ना होगा कभी। तो किस में होता है? ईस्ट में होता है? नहीं जी। हाइड्रा में होता है? नहीं जी। तो किस में? प्लाज्मोडियम में होता है। कौन सा? तो बहुविखंडन मल्टीपल फ्यूजन। प्लाज्मोडियम का पूर्वज जो जीव शरीर होता है वो कई भागों में टूट जाता है, यानी कि मल्टीपल विखंडन होता है। क्या होता है? अनगिनत विखंडन होता है। तो उसी को क्या बोल रहा है कि बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है? तो हम लोग बता दिए प्लाज्मोडियम में होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पार्थेगो पार्थो पार्थेन और सॉरी पार्थेनोजेनेसिस में है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या पाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए कि पार्थेनोजेनेसिस में क्या पाया जाता है। जो फटाफट आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि पार्थेनोजेनेसिस में क्या पाया जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि पार्थोजेनेसिस में क्या पाया जाता है। जो पार्थोजेनेसिस में क्या पाया जाता है? निषेचन होता है जी? निषेचन नहीं होता। दो नर मिलते हैं, दो मादा मिलते हैं, क्या होता है? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इसमें आखिर होता है तो क्या होता है? इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें दो नर, इसमें निषेचन क्या बोल रहा है? पार्थे और निर्जेंसिस में होता है। निषेचन होता है? नहीं होता इसमें निषेचन। दो नर मिलते नहीं, दो मादा मिलते नहीं, तो निषेचन इसमें नहीं होता है। क्या? इसमें निषेचन ही नहीं होता। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राकृतिक वानस्पतिक जनन का उदाहरण है। प्राकृतिक वानस्पतिक जनन का उदाहरण है। आप लोग बताइए कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या उदाहरण है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, तो चलिए आए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमसीपी मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे। आप लोग आइए, यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए, आपको पूरी तरीका से इतना फ्री कंटेंट आपको पूरा डिटेल में आपको यूट्यूब पे कोई भी प्रोवाइड करने वाली बायोलॉजी का नहीं है। बायोलॉजी से डर है तो चले आए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे, और आपके भव्य स्वागत के लिए एमसीपी मोहब्बत क्या है, यहाँ पे आपके लिए हमेशा आपको वेट कर रहे हैं। आप साथ हैं तो हम साथ हैं हमेशा। क्या इंटू वन क्या बनता है? रिलेशन बनता है। इन वन में रिलेशन कभी नहीं बनता है। चलिए तो हम लोग, आप लोग भी इस उम्र में क्या करते हैं? अपने पार्टनर को खोजते हैं। तो मैं भी, मेरा पार्टनर आप हैं, आपका पार्टनर मैं हूं। तो चलिए हम लोग करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का उदाहरण है। तो बताइए क्या है? गेहूं होगा जी? नहीं होगा। मटर होगा जी? नहीं होगा। चना होगा जी? नहीं होगा। तो कौन होगा? तो आलू हो जाएगा। क्यों होगा? आलू जो है प्राकृतिक, अगर आलू को आप घर में ही रख दे, थोड़ी सी गर्म के मौसम या तो उससे क्या मिल जाए? शीतलक मिल जाए, तो क्या होता है? उसमें अंकुरित हो जाती, यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता? उसमें अंकुरित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो आलू हो जाएगा। अगर ऑप्शन में प्याज भी रहता, ऑनियन भी रहता, तो वो भी हो जाता। एक समय आने के बाद प्याज में से क्या क्या होता? अंकुरित होने लगता है। उसे किसी मिट्टी की आवश्यकता नहीं देते हैं, सॉइल नहीं भी देते हैं, तभी हो जाता है। तो इसलिए प्राकृतिक वनस्पति का उदाहरण क्या? अगर गेहूं को हम 10 साल भी बोरा में बंद करके, क्या पैकेज में बंद करके अगर रख दे घर में, हम सोचें कि बिना पानी, इसे बिना मिट्टी के अगर इसमें अंकुरित हो जाए, भ्रूण निकल जाए, तो असंभव। मटर में भी अगर बाजार में रख दिए तो क्या मटर में से अंकुरित हो जाएगा? नहीं होगा जी। अपवादित में नहीं कहा जाए। चना, अगर चना को हम लोग रख दें बिना फुलाए, उसमें से अंकुरित होगा? नहीं। तो इसमें आर्टिफिशियल क्या हुआ? आर्टिफिशियल जनन हुआ, यानी कि हम लोग को उसको जनन में हेल्प करना पड़ता है, पर आलू को हेल्प नहीं करना पड़ता है। गांव देहात में देखे होंगे, मेरे दादा बुआ मामा माँ जी रखी रहती है खांचे में, खटोलिया में। देखिए इस तरीका के खांचे रहते हैं। इस तरीका के खांचे में अगर आलू रखा होता है, तो इस तरीका के खांचे में, बटोलिया में आलू रखा होता है, तो इसमें से आलू या तो प्याज एक समय आने पर अपने आप इसमें से अंकुरित होने लगता है। तो उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पतिक जनन। क्या? प्राकृतिक वनस्पतिक जनन। तो आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं बायोलॉजी के लिए कहीं पे आओ अलग से उदाहरण लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग जहां पे है, जहां पे जो चीज देख रहे हैं,
हम लोगों का बॉडी जो जीव है वही क्या है, बायोलॉजी है। चलिए बायोलॉजी को रटना नहीं है, बायोलॉजी को ऐसा याद कर लेंगे ना कि सामने वाले को हर दिन क्या होगा, बायोलॉजी की कंसेप्ट ही आ जाएगा। चलिए हम लोग क्यों पढ़ेंगे दूसरे के चक्कर में, चलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमसीपी मोहब्बत के पक्कर में। चलिए पुष्प का नर प्रजनन अंग है, बताइए पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या है। तो पुष्प का मैं बताया थे फर्स्ट क्लास में कि पुष्प का नर प्रजनन अंग आप लोग बताइए। तो पुष्प का नर प्रजनन क्या होता है, पुमंग होता है। पुमंग किससे मिलकर बनता है, तो ढेर सारे पुकेसर के समूह अगर मिल जाता है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पुमंग बोलते हैं। क्यों, कैसे, देख मान लीजिए यहाँ पे विभिन्न जाति के लोग क्या रहा है लोग, तो संख्या हो गया, और संख्या अगर ढेर सारी मिल जाए तो क्या होगा, विभिन्न जातियों की संख्या मिल जाता है तो एक प्रजाति बन जाती है, क्या स्पीशीज बन जाती है। चलिए पुष्प का नर जनन अंग है, अंडाशय है जे, देखिए अंडाशय से होगा नहीं, क्या स्त्री के सर तो होगा नहीं, बेजांड तो होगा नहीं, तो क्या होगा, तो हम लोग का हो जाएगा राइट ऑप्शन इज द सी, यानी कि पुकेसर। देखिए ए आपका क्या है, फूल है, मान लीजिए ए आपका क्या है, फूल है, क्या है, फूल है, क्या है मेरे बच्चों, ए फूल है आपका, क्या है, ए फूल है आपका, क्या है, फूल है। तो ए जो है आपका क्या है, बत्रिकाग्र है, क्या है, बत्रिकाग्र है। ए आपका बत्रिका है, क्या है, बत्रिका है। ए आपका बाह दलपुंज है, दलपुंज है, क्या है, दलपुंज है। ए आपका बाह दलपुंज है, क्या है, बाह दलपुंज है। ए आपका क्या है, प्राग कोश है, क्या है, प्राग कोश है। ए आपका क्या है, तंतु है, क्या है, तंतु है। ए आपका क्या है, तो बीजांड है, बीजांड है, बीजांड। ए आपका अंडाशय है। तो देखिए प्राकोश और तंतु को अगर मिलाते हैं तो पुकेसर का निर्माण होता है, किसके, नर जनन अंग। तो वही पूछा कि पुष्प का नर जनन अंग है तो कौन है, तो पुकेसर है। अगर बत्रिकाग्र, बत्रिका और अंडाशय को अगर मिलाते हैं तो ये बन जाता है स्त्री केसर, क्या, स्त्री केसर, क्या बन जाता है, तो स्त्री केसर बन जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर जोश और जुनून के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्राकोष में प्राकोष्ठों की संख्या होती है, प्राकोष में प्राकोष्ठों की संख्या होती है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि प्राकोष में प्राकोष्ठों की संख्या कितनी होती है। फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के जाने मान। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि प्राकोष में प्राकोष्ठों की संख्या होती है। तो मैं आपको बताया थे अगर एक प्राकोष को काटते हैं तो दो पट्टियां निकलती है, यानी कि दो पलियां निकलती है, और प्रत्येक पलिया में दो दो प्राकन पाए जाते हैं। तो एक प्राकोष को काटने से 4 प्राकोष्ठों के संख्या मिलती है, कितना, तो 4 प्राकोष्ठों के संख्या मिलती है। तो ऑप्शन से इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। टैप्टम का मुख्य कार्य क्या है, टैप्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बताया थे ऐसे ऐसे पार कर, मैंने 4 गो नाम लिखा था। तो इसमें बताया थे कि टैप्टम का मुख्य कार्य जो होता है बीज का बनाना नहीं होता है, अंडाणु बनाना नहीं होता है, निषेचन कराना नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होता है, प्राक्कण को पोषण देने के लिए पोषण देता है, क्या करता है, प्राक्कण को, हो रहे विकसित प्राक्कण को पोषण देता है, यानी कि आहार देने का कार्य करता है कौन, तो टेप्टम करता है, क्या करता है, टेप्टम। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक साइन बनी होती है, एक साइन बनी होती है, आप लोग बताइए कि एक साइन यानी कि एक साइन बोलते हैं किसको, तो बाहरी दीवार को बोलते हैं, बाह भाग को, किसको, बाहरी भाग को, किसको बोलते हैं मेरे प्यारे जाने मान, तो बाहरी भाग को एक साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को हम लोग एक साइन बोलते हैं। तो एक साइन बनी होती है पेप्टिन का जी नहीं जी, सेलुलोज का नहीं जी, काइटिन का नहीं जी, तो किसको, अस्पोरेलिन का बना होता है, किसको, तो अस्पोरोलिन का बना होता है, किसको बना होता है, तो अस्पोरेलिन को बना होता है। तो हम लोग देख लिए क्या, एक साइन बनी होती है तो
आस्पोरेलिन का बना होता है। किसका बना होता है? तो आस्पोरेलिन का बना होता है। किसका बना होता है? तो आस्पोरेलिन का बना होता है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए अगला प्रश्न है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है यानी कि द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन में अंतः सेल का निर्माण होता है, त्रिगुणित का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का। किसका? तीन गुणित यानी कि 3 का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि 2 बार नर युग्मक, एक बार अंडाणु कोश का खिस्सा अकेंद्रा कोश का खिस्सा निषेचन करता है, यानी कि मेल करता है, क्रॉस करता है, तो क्या निर्माण होता है? तो 3 गुणित संरचना का निर्माण होता है। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जिनोस्पर्म में नहीं, जिनोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा, शैवाल में नहीं जी एक कोशिकीय है, कवक में नहीं जी एक कोशिकीय है, तो किस में पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, यानी कि फूल में पाया जाता है। एंजियो फूल का क्या प्रजाति है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? मैं आपको बताया थे कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किए थे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए? शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए आप लोग। डॉक्टर जयंत प्रसाद बोले थे कि भले ही जेब में गांधी हो या ना हो पर दिल में आंधी होनी चाहिए। एक और बात बोले थे कि भले ही पैर में जूते हो या ना हो पर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में किताबें होनी चाहिए। डॉक्टर जयंत प्रसाद ऐसी ऐसी बातें बोलकर गए थे। एक्सट्रीमली सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एक्सट्रीमली सॉरी मेरे प्यारे जानेमान, गलती से बुला गया, क्षमा चाहिए। चलिए तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलकर गए थे कि भले ही पैर में जूते हो या ना हो बल्कि हाथे में किताबें जरूर होने चाहिए, कि जो किताब सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखा सकता, इसलिए किताब से हमेशा दोस्ती बनाकर रखिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। टॉप फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? द्विनिषेचन की। तो द्विनिषेचन की खोज जो करने वाले थे वो वैज्ञानिक थे, मेंडल नहीं थे। अनुवांशिकी की खोज किए थे, डार्विन नहीं थे। ये नवास्टिन वाटसन जी नहीं थे, तो कौन थे? तो नवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने डबल फर्टिलाइजेशन का क्या किया था? तो डिस्कवरी किया था अपने प्रयोग से कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इन्होंने बताया कि पुष्पों में पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके क्या करता है? युग्मज का निर्माण करता है, जो दुग्नित संरचना होती है, और फिर द्वितीयक फिर नर युग्मक केंद्रक के साथ संलयन करके क्या करता है? तो भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जो कितनी गुणित संरचना? तो 3 गुणित संरचना होती है। कितना? 3 गुणित संरचना होती है। चलिए तो हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने, एम्ब्रियो सैक में कोशिकाएं की संख्या होती है। एम्ब्रियो सैक मैं आपको बताया था, मैं अभी भी बताता हूँ कि एम्ब्रियो सैक क्या है। एम्ब्रियो सैक में आपको कोशिका की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। कैसे होता है मैं आपको काउंटिंग करवाता हूँ। इस प्रकार से मैं आपको क्या कहते, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रक की संरचना मैं आपको बताए थे। इसमें देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 सेल होता है। कितना सेल होता है? यहाँ पे भी 3 सेल होता है, नीचे भी, यहाँ पे 2 सेल होता है, लेकिन दोनों कंबाइंड हो जाता है तो क्या होता है? एक केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे 3 सेल होता है। कितना? 3 सेल होता है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3 सेल होता है। यहाँ पे भी 3 सेल होता है, इसे बोलते हैं सहायक सेल। क्या बोलते हैं? सहायक सेल। ऐसे बोलते हैं अंड सेल। किस अंड? ऐसे बोलते हैं प्रतिमोख सेल। क्या बोलते हैं? प्रतिमोख सेल। तो इसमें अगर कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल काउंटिंग करें तो 3 सेल यहाँ हो जाएगा, प्लस एक गो 2 सेल मिला तब ना, क्या बना? मिला तो बना आपका क्या चीज बना? तो आपको बना केंद्र। तो कोशिका तो 2 गो रहेगा ना, तो कोशिका 2 और नीचे 3 तो प्लस 3, यानी कि रुक जाइए। हाँ तो कोशिका मिल गया तो एक ही कोशिका नहीं बनेगा, केंद्रक भले ही 2 रहेगा, तो कोशिका मिल गया तो एक ही कोशिका रहेगा, तो 3 + 1 + 3, यानी कि 3 3 ऊपर 1 बीच में मिल गया तो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 7। स्टिमुलस 7 हो जाएगा आपका। अगर कोशिका के क्या केंद्रक पूछे तो 3 केंद्रक ऊपर,
ये डबल कोष का अगर में ऐड हुआ तो उसका क्या हुआ, केंद्रक तो अलग अलग है ना, तो केंद्रक 2 को यहाँ हो जाएगा, तो 3 + 2 + क्या हो जाएगा 3, यानी कि टोटल केंद्रक नंबर ऑफ केंद्रक कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या होती है, फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या होती है, तो आप लोग बताइए कि फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या कितनी होती है। आप लोग जल्दी से इस सेशन को शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए। जल्दी से आप लोग बताइए कितना होता है, जो जल्दी से आप लोग बताइए फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या होती है, जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि फंक्शनल मेगा स्पोर में मेगा स्पोर की संख्या होती है, फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या होती है, जल्दी से आप लोग बताइए कि कितना होता है फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या, फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या कितनी होती है, जल्दी से आप लोग बताइए कि फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या होती है, जल्दी से आप लोग बताइए कि फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताएं फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या होती है, फंक्शनल मेगा स्पोर की नंबर ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या आप लोग बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या होता है, जो 4 होता है, नहीं जी 3 होता है, नहीं 2 होता है, नहीं तो बच गया, ले देखो 1 तो 1 होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्लेस्टोगेमस फूलों में होता है, क्लेस्टोगेमस फूलों में होता है स्वपरागन, पर परागन या वायु परागन या तो जल परागन, तो आप लोग बताइए क्लेस्टोगेमस फूलों में होता है, क्रॉस पोलिनेशन बोलता है कि जब एक किसी पुष्प का परागकोश से निकला हुआ परागकण किसी दूसरे पुष्प के जाकर परागकण पर जाकर मिल जाता, पत्रिकाक पर जाकर मिल जाता, तो घटना को क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, पर परागन। स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन, उसी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के पत्रिकाक पर जाकर चले जाता है, तो क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे ही बॉडी है, मैं इस हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे ऐसे से क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, अगर इसी को हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति पे बल दे, दूसरे के हैंड लेफ्ट हैंड पे, तो क्या हो जाएगा, उस सेल्फ, ये हम लोग क्या बल दे रहे हैं, तो सेल्फ प्रेशर हो जाएगा, सेल्फ बॉडी प्रेशर। लेकिन अगर दूसरे के बॉडी लेफ्ट हैंड पे प्रेशर दे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अनदर, उसी को बोल सकते हैं हम लोग बायोलॉजी में क्रॉस, क्या होगा, क्रॉस बॉडी प्रेशर होगा। तो सेल्फ पोलिनेशन अपने पर जाकर मिल जाए तो उसी घटना को क्या बोलते हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन। बाइंड पोलिनेशन ये होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का प्रकार जो वायु द्वारा किसी पुष्प के परागकोश से उड़कर किसी दूसरे पुष्प के पत्रिकाक पर चल जाता है। वाटर पोलिनेशन जो जल के माध्यम से परागकोश से निकला हुआ परागकण किसी पत्रिकाक पर चला जाता है। तो आप लोग बताइए क्या होगा, तो इसमें जो होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एंडोस्पर्म बनाता है, एंडोस्पर्म क्या बनाता है, तो एंडोस्पर्म आपका जो बनाता है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, एपी बोर्ड के जाने मान, वो बनाता है आपका, जो आप देख लीजिए क्या बनाता है, तो ट्रिपल फ्यूजन बनाता है, यानी कि ये 2 से ज्यादा विखंडन करता है, क्या करता है, 2 से ज्यादा विखंडन करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पोली एम्ब्रियो का अर्थ होता है, जल्दी सब बताइए, पोली मतलब बहुत, क्या होता है, बहुत, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, तो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, यानी कि बहुत सारे भ्रूण को क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियो बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो पोली एम्ब्रियो, एक बीज में अनेक भ्रूण, एक फूल में अनेक बीज नहीं होगा, अनेक फूल नहीं होगा, अनेक पराग नहीं होगा, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, एक बीज में अनेक फूल होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जोश और जुनून के साथ। मानव में निषेचन होता है, कहाँ होता है, जल्दी से आप लोग बताइए, मानव के शरीर में निषेचन कहाँ होता है, तो मानव के शरीर में निषेचन की घटना जो होता है मेरे यूपी बोर्ड के जाने मान प्यारी बच्चों, जो वो होता है कहाँ, तो मानव में निषेचन होता है मादा के फाइलोपियन नलिका में। अब फाइलोपियन नलिका में एक जगह है, स्थान है,
तो उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है आपका क्या? तो एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन। क्या? एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन। वहीं पे मादा का अंडाणु और पिता का यानी कि नर का क्या? पुरुष का शुक्राणु आपस में मिलता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है, तो वही किसी नए जीव की उत्पत्ति के लिए क्या होता है? एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। तो किसी जीव के नए जीव को उत्पत्ति के लिए किसमें प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है? तो प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है मादा के फैलोपियन नालिका में, और विकसित करते करते क्या होता है? 4 से 8 मिनट होता है, 8 से 16 कोशिका में, 16 से 32 से 32 से 34 सॉरी 32 से 64, 64 से 128, फिर यूट्रस के दीवार पर जाकर भ्रूण को 9 माह तक 36 से 38 वीक तक क्या होता है? माँ के यूट्रस में क्या नेचुरली क्या है? यूट्रस न्यूट्रली क्या है? मशीन है, यंत्र है। किस चीज का? तो बेबी डेवलपमेंट का। उससे विभिन्न प्रकार के माँ के उदर में क्या होता है? माइंड से कनेक्टिविटी नर्व होता है, प्लेसेंटा होता है, जो बच्चों का क्या करता है? डेवलपमेंट में सहायक करता है, पोषण देने का कार्य करता है, उत्सर्जन करने का कार्य करता है। तो कहां पे होता है? तो निषेचन होता है मादा के फाइलोपियन नलिका में। क्या होता है? मादा के फाइलोपियन ट्यूब में होता है। तो चलिए हम लोगों का सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुक्राणु का अग्रभाग कहलाता है। शुक्राणु का अग्रभाग कहलाता है, मैंने आपको बताया था शुक्राणु का ऐसा फिगर होता है। कैसा? ऐसा फिगर होता है। ऐसा फिगर होता है किसका? शुक्राणु का। कैसा फिगर होता है? ऐसा फिगर किसका होता है? शुक्राणु का होता है। तो ए जो भाग होता है, ए होता है अग्रभाग होता है। क्या होता है? अग्रभाग होता है। ए होता है ग्रीवा होता है, ए मध्य भाग होता है, ए टेल होता है यानी कि पूंछ। जो ए जो अग्रभाग होता है वो एक्रोसोम का होता है। क्या? एक्रोसोम होता है। क्या होता है? एक्रोसोम होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी कि शुक्राणु का स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोलते हैं? तो शुक्र जनन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो शुक्र जनन को बोलते हैं। शुक्र जनन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो शुक्र जनन। शुक्र जनन कहने का मतलब होता है शुक्राणु जनन, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन। अगर पेन जनन बोले, मान लीजिए काल्पनिक एज्यूम करते हैं, पेन जनन, पेन रिप्रोडक्शन यानी कि पेन निर्माण होने की प्रक्रिया को पेन जनन कहते हैं। अगर मैं बोले कि मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे जाने मन बच्चों का जनन, प्रजनन, तो क्या होगा? यूपी बोर्ड के बच्चों को जनन होने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? तो यूपी बोर्ड बच्चों का जनन या तो प्रजनन बोलेंगे। तो जिसके आगे जन लग गया तो उसी को तो शुक्र जनन बोल रहा है। तो शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय में कभी नहीं होगा, अंडाशय में अंड जनन होता है। गर्भाशय में डेवलपमेंट होता है बेबी का। प्रोस्टेट इसमें नहीं होता है। ग्रंथि एक प्रकार का सहायक ग्रंथि है जो मनुष्य पाया जाता है। क्या होता है? तो वृषण में होता है। किसमें? वृषण में किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? सभी को किसमें होता है शुक्राणु का निर्माण? तो वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। किसमें होता है मेरे प्यारे जाने मन? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण में होता है। किसमें? तो वृषण में होता है। वृषण में जब शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो ये चले जाते हैं आधि वृषण में, और 30 दिनों तक क्या होता है? जब आधि वृषण में वो चले जाते हैं और 30 दिनों तक इंतजार करता है किसका? अंड जनन का, कि किस महिला के साथ हम रिलेशन बनाए, कि अपना शुक्राणु अपने बॉडी से यानी कि पेनिस के रास्ते किसी महिला के योनि में इंटर करके रिलेशन बनाते समय इंटर करके उसके फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दे। क्या कर दे? रिलीज कर दे। अगर इस शुक्राणु का 30 दिन तक किसी महिला के साथ संभोग नहीं हो पाता है तो इस शुक्राणु अधिवृषण में क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। तो एक अंग्रेजी वाले डॉक्टर, एक औषधि वाले डॉक्टर, अंग्रेजी वाले डॉक्टर बोलते हैं कि अपने शरीर में जो अधिवृषण में जो वीर निर्माण होता है, स्पर्म बनता है, उसको बॉडी से रिलीज कर दीजिए, आप रिलेशन बनाइए, तभी वे आया तो ना भी हस मैथुन के दौरान। लेकिन औषधि वाले लोग बोलते हैं कि नहीं,
स्पर्म को बॉडी के अंदर ही मारने दो, वो नष्ट हो जाएगा, फिर उत्पन्न होगा 30 दिन के बाद, फिर नष्ट होगा, फिर उत्पन्न होगा। तो हमें भी लगता है, कमेंट में अपना राय बताइए कि अंग्रेजी वाले सही है कि औषधि वाले। हमें लगता है कि रिलेशन बनाते समय ही अगर हम लोग का स्पर्म रिलीज हो जाए किसी महिला के शरीर में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, तो वो ऑल द बेस्ट है। अगर हम लोग बाहर हस्तमैथुन के समय निकालते हैं तो हमें समझ से नहीं लगता। अच्छा, आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग जोश और जुनून के साथ हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है, जल्दी से बताइए। आप लोग बताए थे कि सर्टोली कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताएं कि सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताएं मेरे प्यारे बच्चों, सर्टोली कोशिका का क्या कार्य होता है। जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, सर्टोली कोशिका का कार्य होता है तो क्या होता है आप लोग का। जल्दी से बताइए सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है। तो सर्टोली कोशिका जो कार्य होता है, एक किसका कार्य होता है, तो सर्टोली कोशिका का जो मुख्य कार्य होता है पोषण देना। क्या करता है, पोषण देना। टेस्टोस्टेरोन जो स्राव करता है लीडिंग कोशिका करता है, कौन, तो लीडिंग कोशिका करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव। अंडाणु बनाने का स्राव प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और निषेचन कराने का कार्य, तो निषेचन स्पर्म अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो निषेचन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लीडिंग कोशिकाएं का कार्य होता है। लो पिछले स्लाइड पे बताया लीडिंग कोशिकाएं का कार्य आ गया, तो आप लोग बताइए लीडिंग कोशिका के कार्य क्या होता है। तो लीडिंग कोशिका का कार्य होता है एस्ट्रोजन नहीं जी, प्रोजेस्टेरोन नहीं जी, एलएचएस नहीं जी, तो क्या होगा, तो इसका ले देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लीडिंग कोशिका ए जो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो ए अपने आप को पुरुष को मर्दानगी दिखाने का कार्य करता है। बोलता है कि अगर इस हार्मोन का किसी पुरुष में अच्छे खासे विकास हो जाते हैं तो उसका क्या होता है, बॉडी डेवलपमेंट होता है, यानी कि बचपना से चेंज हो जाता है। अगर किसी पुरुष में ये नहीं डेवलपमेंट हो पाता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम जाती है, तो उसमें थोड़े से लक्षण आ जाते हैं। किसका, तो औरतों वाली यानी कि महिलाओं वाली। और क्या होता है, क्या होता है, महिलाओं में लक्षण आ जाता है। तो देखिएगा अगर जिसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, कम विकसित होता, तो बोलता है हाँ दी बोलिए ना, क्या बात है, क्या बात है, दम लड़कियों जैसा आवाज निकलती है, क्योंकि उसका लाइरेक्स डेवलपमेंट आवाज भारी हो भी नहीं करता है। तो लीडिंग कोशिका का कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करना। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेंस्ट्रुअल साइकिल की औसत अवधि होती है, यानी कि मासिक चक्र के औसत अवधि होती है। आप लोग समझ लिए, मासिक चक्र 4 चरणों में होती है। पहला होता है 3 से 5 दिनों का, फिर होता है 5 से 14, 6 से 14 दिनों का, 14 दिन से फिर होता है हम लोग का इसी प्रकार से 4 चरण होता है। कितना, 4 चरण होता है मासिक चक्र का। तो पूरा मासिक चक्र की औसत अवधि जो होता है क्या होता है, औसत अवधि हम लोग एवरेज लेते हैं तो 28 दिन की होती है। कितना, 28 दिन की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, एलएच सर्गी संबंधी है, एलएच सर्गी संबंधी है, ल्यूटिनाइजिंग सर्जी संबंधी है। बताइए आप लोग किस चीज से संबंधित है। जो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि एलएच सर्गी संबंधित किस चीज से है। फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए कि एलएच संबंधित है किस चीज से। जल्दी से आप लोग दबाइए, किससे संबंधित है, निषेचन से, निषेचन से। बताइए आप लोग एलएच शारीरिक से संबंधित है, किससे संबंधित है, निषेचन से। नहीं जी, किससे संबंधित, जल्दी से आप लोग बताइए, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए किससे संबंधित है। निषेचन से नहीं है, मासिक धर्म से नहीं, गर्भावस्था से नहीं है, तो किससे, ओवुलेशन से, किससे, ओवुलेशन से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है, तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। ग्राफियन फोलिकल पाया जाता है वृषण में, पाया जाता है अंडाशय में, पाया जाता है गर्भाशय में, पाया जाता है योनि में पाया जाता है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग बताएं किस में पाया जाता है ग्राफियन फोलिकल।
ग्राफियन फोलिकल किसमें पाया था? आप लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश किया। ग्राफियन फोलिकल किसमें पाया था? तो वृषण में नहीं पाया था, गर्भावस्था में नहीं पाया था, योनि में नहीं पाया था, किसमें? अंडाशय में पाया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कॉपर लिथियम स्रावित करता है। कॉपर लिथियम जो स्रावित करता है, किसका स्रावित करता है? तो कॉपर लिथियम जो है ये स्रावित करता है आपका किसका? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। किसको? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? स्रावित करता है। कॉपर लिथियम किसका करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंस, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भारोपण होता है, बताइए। अंडाशय में होता है ना जी, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। किसका? अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। गर्भाशय के दीवार में, योनि में नहीं जी, योनि के रास्ते किसी पुरुष के साथ क्या करते हैं हम लोग? रिलेशन बनाते हैं, यानी कि योनि परिपक्व हो जाता है तो किसी पुरुष के पेनिस को क्या करते हैं? इंटरकॉर्ड का हम लोग क्या करवाते हैं? रिलेशन बनाते हैं, यानी कि कपल रिलेशन में रहते हैं। वृषण में नहीं जी, ये बनता है शुक्राणु का निर्माण करने का क्या? तो एक घर है, यानी कि होम है। शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ले देकर हम लोग का ऑप्शन जो बच गया मेरे यूपी बोर्ड के जाने मान, वो बच गया गर्भाशय के दीवार में होता है। किसमें? गर्भाशय के दीवार में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्लेसेंटा का कार नहीं है, जल्दी से बताइए कि प्लेसेंटा का कार नहीं है। क्या नहीं कार है? प्लेसेंटा का कार नहीं है। आप लोग बताइए। प्लेसेंटा जो होता है, माँ के यूट्रस में अगर कोई बच्चा पल रहा है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस दौरान एक नर्व पाया था, वो जो नर्व जो कनेक्ट होता है माँ से कनेक्ट होता है, और उसके यूट्रस में पल रहा है, डेवलपमेंट बेबी से कनेक्ट होता है, तो उसका कार जो क्या होता है? तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न में, कार नहीं उसको बताइए। कार तो सब जानता है, नहीं है उसको क्या कर दिया? क्वेश्चन को डिमोटिफाई कर दिया है, डिमोटिफाई कर दिया। क्या पोषण देता है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अपशिष्ट निष्कासन ये भी करता है, तो ये भी ऑप्शन। शुक्राणु निर्माण, गैस विनिमय, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि शुक्राणु का निर्माण में ये भाग नहीं लेता है। क्या करता? शुक्राणु का निर्माण में भाग नहीं लेता है, तो क्या होता है? तो प्लेसेंटा का कार्य शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का कार्य नहीं करता है। चलिए हम लोग अगला, ओजेनेसिस में होता है। ओजेनेसिस कहने का मतलब होता है अंड जनन। क्या होता है? तो अंड जनन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अंड जनन होता है ओजेनेसिस कहने का मतलब। अंड जनन कहने का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बताइए। तो अंड जनन कहने का मतलब होता है अंडाणु का निर्माण। क्या? अंडाणु बनना, यानी कि अंडाणु का निर्माण क्या होता है? अंड जनन होता है। तो क्या हो जाएगा? अंडाणु। 4 अंडाणु का निर्माण नहीं जी, 2 अंडाणु का निर्माण नहीं जी, एक अंडाणु प्लस 3 बॉडी पोलर बॉडीज का निर्माण होता है, यानी कि एक अंडाणु अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन जब होता है तो एक अंडाणु बनता है और 4 पोलर केंद्रक, क्या 3 पोलर केंद्रक बनता है। पहला में बनता एक और फिर दूसरा में लास्ट में बनता क्या? 2, यानी कि 3 पोलर बॉडीज बनता है और एक अंडाणु बनता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये जी। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपको यूपी बोर्ड के लिए। क्या है? यूपी बोर्ड के लिए। तो ये वो सारे प्रश्न आपका क्या वीवीआई, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग को ले दे के ऑप्शन जो होगा, तो ऑप्शन से इज द राइट आंसर। एक अंडाणु प्लस 3 पोलर बॉडीज का ध्रुवीय बॉडी का निर्माण होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, जूस्पोर पाया जाता है। जूस्पोर किस में पाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि जूस्पोर आखिर पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? जूस्पोर पाया जाता है, आप लोग बताइए जल्दी। जूस्पोर किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जूस्पोर किस में पाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए, जूस्पोर किस में पाया जाता है? तो जूस्पोर किस में पाया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए मेरे पास। सब लोग बताए जूस्पोर पाया जाता है। जूस्पोर पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो जल्दी से बताइए जूस्पोर किस में पाया जाता है? तो जूस्पोर जो पाया जाता है आपका मानव में नहीं पाया जाता। क्या
मानव में नहीं होगा, कवक में नहीं होगा, बैक्टीरिया में नहीं होता, किसमें, शैवाल में होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला पोलन ग्रेन की आंतरिक परत होता है, यानी कि अंदर वाली परत को क्या कहते हैं, तो एक्साइन नहीं बोलते हैं, एक्साइन बाहरी परत को बोलते हैं, टैप्टम नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, बीच वाले को तो क्या होगा, तो इंटाइन होता है, अंतःचोल होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है, तो जल्दी से बता, माइक्रो स्तर पे जनन किसमें होता है, तो माइक्रो स्तर पे जनन स्पोरोजेनेसिस जो होता है ओवल में नहीं होता है, ओवरी में नहीं होता है, एम्ब्रियो सैक में नहीं होता, किसमें, एंथर में होता है, किसमें, एंथर में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, आप बताइए कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किसमें होता है। जल्दी से आप लोग इसका कीजिए, इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि आप लोग का क्या रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता है तो क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता है तो क्या होता है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो होता है ओवरी नहीं होता है, अंडाशय नहीं होता है, क्या अंतर नहीं होता है, स्टिग्मा नहीं होता, क्या होता है, तो आपका जो होता है ओविल होता है, क्या बनता है, अंडाणु होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अगला देखिए, अगला देखिए, एम्ब्रियो सैक का समान प्रकार है, एम्ब्रियो सैक का समान प्रकार क्या है, आप लोग बताइए जल्दी, क्या ओ इंथोरा टाइप होता है, पोलीगोनम टाइप होता है, एलिगम टाइप होता है, लिलियम टाइप होता है, तो इसमें जो आपका टाइप होता है किसमें, एम्ब्रियो सैक में, जो पोलीगोनम टाइप होता है, क्या पोलीगोनम टाइप होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फर्टिलाइजेशन के बाद ओविल बनता है, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तो ओविल किसका निर्माण करता है, तो आप लोग बताइए, जब ओविल बन जाएगा तो क्या डायरेक्ट फल बनेगा जी, नहीं जी, अगर शादी ब्याह हो जाता है तो 2 दिन के बाद क्या डेडी बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, नहीं जी, उससे निषेचित होता है, निषेचित के बाद क्या बनता है, युग्मक बनता है, युग्मक क्या होता है, ढेर सारी मेनी ऑफ सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है, और डिवाइड यूट्रस के दीवार पर जाकर चिपकता है। उसी तरीका से फर्टिलाइजेशन के बाद ओविल बनता है, तो फ्रूट में नहीं सीड होता, फ्लावर तो नहीं बनेगा, एंडोस्पर्म तो बनबे नहीं करेगा, तो क्या बन जाएगा, तो आपको बन जाएगा सीड का निर्माण होता है, किसका, तो सीड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, तो सीड का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ओवरी बनती है, ओवरी बनती है, क्या बनती है, ओवरी बनती है, बताइए कहां बनता है ओवरी, तो आप लोग जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि ओवरी बनता है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए मेरे प्यारे जाने माने यूपी बोर्ड के, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कि ओवरी कहां बनता है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओवरी बनती है, तो आप लोग जल्दी से दीजिए कहां बनता है। जल्दी से आप लोग जवाब दे कि ओवरी कहाँ बनता है, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए कि ओवरी कहाँ बनता है, जो तो ओवरी जो बनता है आपका सीड में नहीं बनता है, क्योंकि सीड जो होता है फूल के अंदर होता है, फल के अंदर होता है, तो फ्रूट में नहीं होता, फ्लावर में, फ्रूट में नहीं होता, तो किस में बनता है, तो फ्लावर में बनता है, फ्लावर में होगा, रूट में नहीं होगा, तो किस में होगा, फ्लावर में बनता है, यानी कि ओवरी किस में बनता है, तो फ्लावर में ओवरी का निर्माण होता है, स्टेम सॉरी, फ्लावर में नहीं, यानी कि फ्रूट में होता है, किसमें, फ्रूट में होता है, यानी कि किसमें बनता है ओवरी, फ्रूट में बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, टेस्टिस उपस्थित होता है, यानी कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टिस जो पाया जाता है आपको स्क्रोटम में, उदर गुहा में नहीं, पेल्विस में नहीं, प्रोस्टेट में नहीं, तो किसमें, स्क्रोटक में पाया जाता है, स्क्रोटम में। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न जवाब दीजिए। कैपासिटेशन होता है, ब्रेसन में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, प्रोस्टेट में होता है, जल्दी से जवाब दीजिए किसमें होता है, जो कैपासिटेशन किसमें होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो कैपासिटेशन की घटना जो होती है, आप लोग जवाब दीजिए किसमें होता है, जो कि ब्रेसन में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या प्रोस्टेट में होता है, तो आप लोग जवाब दीजिए कि क्या कैपासिटेशन की क्रिया किसमें होती है।
जल्दी से आप जवाब दीजिए कि कैपेसिटेशन की क्रिया किसमें होती है। कैपेसिटेशन की क्रिया किसमें होता है मेरे प्यारे जानवर, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कैपेसिटेशन की क्रिया किसमें होती है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कैपेसिटेशन की क्रिया किसमें होती है। कैपेसिटेशन की क्रिया किसमें होती है, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कैपेसिटेशन की क्रिया किसमें होती है। तो कैपेसिटेशन की क्रिया विषम में होती है, नहीं जी। अंडाशय में होता है, नहीं जी। प्रोस्टेट में होता है। कैपेसिटेशन की क्रिया जो होता है गर्भाशय में होता है, कब होता है, बेबी डेवलपमेंट के दौरान होता है कैपेसिटेशन के प्रोसेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, तो एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होते हैं, पेप्सिन हाइड्रोनेडेज होता है, टाइपेसिन होता है। तो क्या होता है, तो इसमें जो एंजाइम होता है हम लोग का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए क्या आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कंप्यूटर महाशय के सामने, आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका जवाब। जो मंजिल जहां भी हो रहा दोस्त, मंजिल जहां भी हो, हम लोग खुद रास्ता बनाकर मंजिल को हासिल करना है। मंजिल को हासिल करने वक्त आपको विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों से क्या होगा, झेलना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। कभी टूटोगे अपने आप को, कभी जोड़ोगे, लेकिन लक्ष्य के अगर लक्ष्य पे निगाहें बनाए रखोगे तो हमेशा आपके अंदर जुनून ऐसा पैदा होगा कि हमेशा ऐड ऑन करे, क्या करे, ऐड ऑन करे, यानी कि ब्रेकअप नहीं करे, बल्कि हमेशा ऐड ऑन करने के लिए आपके अंदर विल पावर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो हमेशा क्या कहे, पॉजिटिव सेंस में रहिए, नेगेटिव सेंस में मत रहिए। अगर मानते हैं कि भगवान नहीं होता तो नास्तिक बनने की जरूरत क्या है, नास्तिक बनने से हमें प्रॉफिट है जी नहीं। तो नास्तिक मत बनिए, भगवान नहीं होते साबित नहीं कर सकते हैं, भगवान होते हैं ये भी साबित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आस्तिक बनिए, ट्रस्ट रखे। वर्शिप खराब नहीं है, वर्शिप थोड़ा सा क्या अच्छी बात है, लेकिन उतने ही अच्छी बात है जितना से हम लोग का काम चल जाए। इसलिए नास्तिक बनने की कोशिश मत कीजिएगा, आस्तिक ऑलवेज इज ग्रेटर देन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न, रिलैक्सिन हार्मोन संबंधित है किससे, ओवुलेशन से नहीं जी, निषेचन से नहीं, मासिक चक्र से नहीं जी, मासिक चक्र नहीं, तो सब क्रिया से रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। चलिए मोरोला में कोशिकाएं होती है, मोरोला में जो कोशिकाएं होती है आप लोग बताइए कि मोरोला में जो कोशिकाएं होती है, इसे मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों कि मोरोला की कोशिका कैसे होती है, तो मोरोला जब अगर युग्मक बन जाता है तो वो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जब 16 से 32 कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उस घटना को मोरूला कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मोरूला बोलते हैं। यानी कि 16 से 32 कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उससे बोलते हैं हम लोग मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्लास्टोसाइट की बाहरी परत होती है, यानी कि ब्लास्टोसाइट जो होता है उसका बाहरी यानी कि आंतरिक कोर क्या, स्टिमुलेशन बाहरी यानी कि बाह्य भाग क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि बाह्य भाग क्या होता है। तो इसका इनर सेल मास होता है नहीं जी, एमनियोन होता है नहीं जी, क्रोनियन होता है नहीं जी, तो इसका थ्रोपोब्लास्ट होता है, क्या थ्रोपोब्लास्ट होता है, ये सब नहीं होता, क्या ये सब नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अंतिम प्रहार पे पहुंचे। एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है इसका कार्य क्या होता है। एमनियोटिक द्रव जो कहां पाता है, तो मां के यूट्रस में गपल रहे बच्चे के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है, उसी को द्रव को क्या बोलते हैं, तो एमनियोटिक द्रव। इस द्रव के छोटी सी मात्रा निकाल लेने से किसी बेबी के स्थिति का पता लगाया था, अनुवांशिक रोगों का पता लगाया था, एमटीपी क्रिया का पता लगाया था। अगर लिंग अगर क्या मेल है, अगर वो चाहती है कोई परिवार मेल के लिए अगर फीमेल है, तो इसी द्रव के पता, इसी द्रव के माध्यम से क्या लगाया था, पता लगाता कि मेल है कि फीमेल। अगर फीमेल है उसे अनचाहा हो गया, उसे मेल चाहिए था, तो उसे एमटीपी की क्रिया करवाती है, जो एक क्या एमनियोटिक द्रव क्या जांच करना क्या है, सरकार भारत में क्या बंधित है, लेकिन कोई कोई डॉक्टर, दो ये डॉक्टर हैं जो भारत सरकार केंद्र सरकार क्या
परमिट है कि आप एमटीपी की क्रिया सुरक्षित तरीके से सेल्फ बेस से कर सकते हैं। तो एमनियोटिक द्रव्य की जो क्रिया है, पोषण देना, सुरक्षा का, निषेचन का, हार्मोन साफ करना, तो ये सब नहीं होगा, क्या होगा, तो आपका होगा पोषण देना कार्य होता है। क्या, पोषण देना। चलिए, सेल्फ पोलिनेशन का लाभ होता है, आप लोग बताइए कि सेल्फ पोलिनेशन का कार्य क्या होता है, लाभ क्या होता है। आप लोग को बताया गया था कि सेल्फ पोलिनेशन का हाँ लाभ एक होता है। स्टिमुलस सॉरी पिछला प्रश्न में आपका जवाब जो होगा, स्टिमुलस सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा, इस सुरक्षा प्रदान करता है स्टिमुलस सॉरी। ये तो आपको समझाया ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सेल्फ पोलिनेशन का लाभ होता है, जो आप लोग बताइए कि सेल्फ पोलिनेशन का लाभ क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन है कि सेल्फ पोलिनेशन यानी कि किसका, तो स्वपरागन से लाभ क्या होगा, तो स्वपरागन से लाभ होगा, उसी को आप बताइए कि स्वपरागन से लाभ किसका होगा। जल्दी से आप लोग बताएं, स्वपरागन में लाभ किसका होता है, कैसा लाभ होता है, वेदता शुद्ध होता है। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, इसका जल्दी से आप लोग जवाब दे। सेल्फ पोलिनेशन का लाभ क्या होता है, सेल्फ में विविधता नहीं होता है, शुद्ध संकरण नहीं होता, तो उत्परिवर्तन क्या होता है, शुद्ध वंश का निर्माण होता है। अगर हम अपने अपने ही अगर अपना स्पर्म किसी पुरुष को दे दें तो क्या होगा, हमरे जैसा ही क्या होगा, नए शिशु का निर्माण होगा। किसी मेल के गैमेट या फीमेल के गैमेट अंडाणु के साथ मेल करेगा, निषेचित होगा। तो अगर मैं किसी दूसरे प्रजाति को दे दे तो उस प्रजाति में क्या होगा, अशुद्ध वंश का निर्माण होगा। यानी कि हम लोग अपने वंश को देते हैं, अपने प्रजाति को देते हैं, क्या होगा, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसी तरीका से पुष्प में होता है सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन से कितना शुद्ध वंश का निर्माण होता है, कि जैसा वंश रहता है वैसा ही वंश का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रॉस पोलिनेशन का लाभ होता है। क्रॉस मतलब होता है यानी कि एक दूसरे से क्या करना, निषेचन करना, यानी कि पोलिनेशन परागण करना। तो शुद्धता इसमें नहीं होती, समानता नहीं होती, स्थिरता नहीं होती, क्या होता है, विविधता उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जो सर जोन के साथ जवाब दीजिए। बाइनरी फ्यूजन में विभाजन होता है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि बाइनरी फ्यूजन में जो विभाजन होता है किस तरीका से होता है। जल्दी से कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कि बाइनरी फ्यूजन में जो होता है आपका, क्या बाइनरी फ्यूजन में विभाजन होता है क्या, तो इसमें जो होता है पूर्वज जो कोशिका होता है, यानी कि पूर्वज जीव शरीर होता है, जो एक बार विभाजित होकर दो संतति का निर्माण करता है। कितने, दो संतति यानी कि दो जीव का निर्माण करता है। तो कितने बार होगा, एक बार विभाजन होगा, केवल एक बार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का सामने, मल्टीपल फ्यूजन का उदाहरण है जी। मल्टीपल फ्यूजन का उदाहरण है यानी कि मल्टीपल फ्यूजन जिसमें दो से ज्यादा क्या होता है, यानी कि दो से ज्यादा विखंडन होता है। तो किसमें उदाहरण है, तो आप लोग कमेंट में जल्दी से अपना राय दीजिए, अपना क्या कीजिए, अपना सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट आप लोग सवाल का जवाब दीजिए कि कितना होता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि मल्टीपल फ्यूजन का उदाहरण है, तो प्लाज्मोडियम है। कौन है, प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फ्यूजन का उदाहरण है। प्लाज्मोडियम जो है जीव शरीर दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीव का निर्माण का, पूर्वज जो जीव शरीर होता है जो दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक जीव क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, टूटा हुआ भाग, तो क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न देखिए, एंथर होता है जी। एंथर होता है किसमें, तो आप लोग जवाब दीजिए। एंथर होता है तो क्या मोनोलोबेड में होता है, नहीं जी। क्या ट्रायोलोबेड में होता है, नहीं जी। यूनिक लोकुलर में होता है, नहीं जी। तो किसमें होता है, तो आपका होता है बायोलोब्ड में। क्या बायोलोब्ड में होता है, किसमें, तो बायोलोब्ड में होता है।
चलिए अब हम लोग आज का लास्ट प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप लोग इतना कंटिन्यूटी बनाए रहे हैं कि हम लोग बहुत खुशी हुआ मुझे। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न का आप लोग कमेंट में इसका राय आप लोग बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। हम तो बतेबे करेंगे, आपको बता ही दिए ऑलरेडी कि प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है शुक्राणु निर्माण करना, अंडाणु निर्माण करना, गर्भाशय को गर्भावस्था हेतु तैयार करना, निषेचन रोकना। तो आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में अपना सही जवाब यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे जानेमान क्या दीजिएगा, इसका राय दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। फिर मैं जब जिसका सही जवाब आएगा कमेंट में, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे क्या करूंगा, बताएंगे कि हाँ ए मुन्ना चुन्ना फलना चिलनमा क्या सही जवाब दिए हैं। तो यूपी बोर्ड के प्यारे जाने प्रयागराज के बच्चे क्या होते हैं, बहुत शानदार होते हैं, बहुत क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली होते हैं। तो चलिए आज हम लोग पूरी बारीकी तरीका से इस सेशन को क्या क्या यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यू टॉप 50 क्या क्या हम लोग बारीकी तरीका से कवर किया। ये सेक्शन ये वीडियो आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा यूनिट 1 रिप्रोडक्शन प्रजनन का टॉप 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो 23 फरवरी में इसी वीडियो से सेम टू सेम आपका प्रश्न यूपी बोर्ड में आने वाले 12th बायोलॉजी के लिए। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए, तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करते हैं कि हम बने रहे एक तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ आप लोग बने रहते हैं तो मेरे अंदर क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्ट होता है, एनर्जी डेवलपमेंट होता है। जब एनर्जी डेवलपमेंट आप लोग का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि नहीं मेरा जो संसार है वर्ल्ड है आप ही लोग हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग पूरी तरीका से क्या किए, कंपाइल किए। और एक बात सुन लीजिए, अगला चैप्टर जो आपका आने वाला है यूनिट नंबर 2 का क्या है, आनुवांशिक पदार्थ का आणविक आधार, क्या आणविक आधार। तो हम लोग इस चैप्टर को कल यानी कि इसका फर्स्ट टॉपिक डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग देखने वाले भाग 1 में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है यानी कि लेंदी चैप्टर है, अध्याय है, तो इसको हम लोग टॉपिक बाई यानी कि भाग बाई भाग हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो इसको 3 से 4 भाग में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका स्ट्रीमिंग लाइव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे लगा दिया गया है, यानी कि 13 फरवरी, कब 13 फरवरी मिडनाइट यानी कि 3:30 AM से लाइव स्ट्रीम होगी, यानी कि 13 फरवरी आधी रात 3:30 बजे यानी कि 3:30 AM से लाइव होगी। तो आप लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें, हम भी आपके साथ रहें। हम लोगों को क्या, क्योंकि रिलेशन बनता है 2-1 में बनता है, यानी कि 1 में कभी रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि एक 1 में कभी क्लैपिंग होवे नहीं करता, जब दोनों हैंड आपस में मिलता है तो क्लैपिंग होता है। तो आप लोग को तहे दिल से शुभकामना है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो जय हिंद जय भारत, सभी को गुड नाइट।